नमस्कार बच्चों, हम पढ़ रहे हैं नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप परीक्षा NMMS परीक्षा, जो कि 8वीं क्लास में गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए होती है। इस परीक्षा में टोटल 180 प्रश्न आते हैं। उन 180 प्रश्नों में से 90 प्रश्न मानसिक योग्यता पर होते हैं, जिनमें से 45 प्रश्न तो मानसिक योग्यता के होते हैं, हिंदी के 25 प्रश्न होते हैं और अंग्रेजी के 20 प्रश्न होते हैं। ये तो आता है भाग 1। फिर उसके बाद में भाग 2 है। इसके अंदर आता है शैक्षिक योग्यता परीक्षण, जिसमें विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और गणित आती है। विज्ञान के इसमें टोटल 35 प्रश्न आते हैं। सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस के इसमें 35 क्वेश्चन आते हैं और मैथमेटिक्स गणित के इसमें टोटल 20 प्रश्न आते हैं। तो आज हम इसके पार्ट 2 के जो प्रश्न हैं उनको हम पढ़ेंगे। विज्ञान का है, 1 से लेके शुरुआत के जो 35 प्रश्न है वो विज्ञान के। पहला प्रश्न, ध्वनि तरंगें गति करती हैं। तो ध्वनि तरंगें वो ठोस, द्रव और गैस तीनों के अंदर गति करती हैं। सबसे अधिक इनकी जो गति होती है वो ठोस में होती है, द्रव में उससे कम होती है और गैस के अंदर सबसे कम गति होती है इसकी। दूसरा प्रश्न, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। तो परावर्तन की जो घटना होती है उसमें आपतन और परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। तीसरा प्रश्न, चाल का मूल मात्रक है। तो जो चाल का मूल मात्रक है वो होता है मीटर प्रति सेकंड। चौथा है, इंद्रधनुष बनने की परिघटना कहलाती है। तो जो इंद्रधनुष बनने की घटना है उसको कहते हैं विक्षेपण। विक्षेपण क्या होता है कि जब प्रकाश किरण है वो प्रिज्म में से गुजरती है तो प्रकाश किरण अलग अलग रंगों में विभाजित हो जाती है। तो प्रकाश किरणों के अलग अलग रंगों में विभाजित होने की जो घटना है उसको विक्षेपण कहा जाता है। परावर्तन क्या होता है कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से गति करती है और दूसरे माध्यम को पृथक करने वाली सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट आती है, इस घटना को परावर्तन कहते हैं। विसरित परावर्तन क्या होता है कि अगर प्रकाश किरण किसी ऊर्ध्वाधर या उबड़ खाबड़ सतह के ऊपर गति करती है या उस पर आपतित होती है, तो क्योंकि सतह जब उबड़ खाबड़ होती है, समतल नहीं होती है, खुरदरी होती है, तो उसके विभिन्न सतहों से प्रकाश किरण टकराकर अलग अलग दिशाओं में विक्षेपित होती है, परावर्तित होती है। तो इस घटना को हम कहते हैं विसरित परावर्तन। और पार्श्व परिवर्तन क्या होता है कि जब हम दर्पण के अंदर अपने अंगों को देखते हैं या दर्पण में कोई वस्तु देखते हैं तो इसमें जो बायां भाग है वो दायां दिखाई देता है दर्पण में, और जो दायां भाग है वो दर्पण में बायां भाग दिखाई देता है। इस घटना को कहते हैं पार्श्व परिवर्तन। तो इंद्रधनुष बनने की परिघटना, इसमें जो श्वेत प्रकाश है, सफेद प्रकाश है, वो अलग अलग रंगों में विभाजित होता है, तो ये घटना हो जाएगी विक्षेपण। पांचवा प्रश्न, डबल रोटी के निर्माण के दौरान निकलने वाली गैस है। तो डबल रोटी का जब निर्माण करते हैं, डबल रोटी बनाते हैं, तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। 6 नंबर प्रश्न, सीएनजी ईंधन का उष्मीयमान है। तो सीएनजी ईंधन का जो उष्मीयमान है वो होता है 50,000 किलो जूल प्रति किलोग्राम, यानी कि अगर हम 1 किलोग्राम सीएनजी गैस को जलाएंगे तो उससे 50,000 किलो जूल है वो उष्मा निकलेगी। और 55,000 किलो जूल प्रति किलोग्राम ये उष्मीयमान है वो होता है एलपीजी का। 7वां प्रश्न, अधातु का उदाहरण है। तो जस्ता, आयरन और कॉपर ये तीनों धातुएं हैं और सल्फर है ये अधातु है। नंबर 8, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो नींबू है वो खट्टा होता है और खट्टी वस्तुओं में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। 9वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। तो विद्युत धारा का प्रवाह उस विलयन में होता है जिसमें आयन बनते हैं। तो नल का पानी, इसके अंदर आयन बनते हैं। नींबू का रस और सिरका, इन दोनों के अंदर अम्ल पाया जाता है और अम्ल के अंदर H पॉजिटिव आयन होता है, इसलिए इनके अंदर भी विद्युत धारा का प्रवाह होगा।
लेकिन जो वनस्पति तेल है ये कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बना होता है, कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बना होता है, इसमें आयन नहीं पाए जाते हैं, जिसके कारण वनस्पति तेल में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। 10वां प्रश्न, खाना पकाने के बर्तनों के हैंडल बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त पदार्थ है। तो जो खाना पकाने के जो बर्तन होते हैं उनमें जो हैंडल बना होता है वो बेकेलाइट का बना होता है। 11 नंबर प्रश्न, एक हर्ट्ज बराबर है, हर्ट्ज है वो आवृत्ति का मात्रक है, तो एक हर्ट्ज है इसका जो माप होता है वो होता है 1 कंपन प्रति सेकंड, 1 कंपन प्रति सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में एक बार कंपन होता है। तो यहाँ पे हमें सेकंड के अंदर कोई नहीं दे रखा है, हमें सारे मिनट के अंदर दे रखे हैं, तो इसको मिनट में निकालते हैं। 1 सेकंड के अंदर एक कंपन होता है, तो 60 सेकंड में 60 कंपन होंगे, और 60 सेकंड का मतलब हो गया 1 मिनट, तो 1 मिनट में कंपन होते हैं 60, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 60 कंपन प्रति मिनट। 12 नंबर प्रश्न, कितने डेसिबल से अधिक शोर हमारे शरीर के लिए कष्टदायक होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 80 डेसिबल। अगर 80 डेसिबल से अधिक का शोर है तो वो हमारे शरीर के लिए कष्टदायक होता है। अगर यातायात है कहीं पे, व्यस्त यातायात है, तो वहाँ पे जो शोर जो ध्वनि की जो प्रबलता होती है वो होती है 70 डेसिबल। 13 नंबर प्रश्न, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल कहलाता है। प्रति एकांक यानी कि इकाई क्षेत्रफल पर जो बल लगेगा उस बल को हम कहते हैं दाब। गुरुत्व क्या होता है कि दो वस्तुओं के बीच में लगने वाला आकर्षण बल है वो गुरुत्वीय बल कहलाता है। चुंबकीय बल है वो चुंबक के ध्रुवों के मध्य लगने वाला बल होता है। घर्षण बल दो स्तों के संपर्क से जो बल उत्पन्न होता है उसे घर्षण बल कहते हैं। तो यहाँ पे प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल पूछा है तो ये हो जाएगा दाब। 14 नंबर प्रश्न, प्रोटोजोआ द्वारा होने वाला रोग जो एक प्रकार के मच्छर द्वारा फैलता है, मच्छर द्वारा फैलने वाला रोग और कैसा, प्रोटोजोआ जनित। तो डेंगू, पोलियो और खसरा ये तीनों वायरस द्वारा फैलने वाले रोग हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 नंबर मलेरिया। मादा एनाफ्लीज मच्छर के द्वारा फैलने वाला रोग है। 15 नंबर, सही कथन का चयन कीजिए। हमें 4 कथन दे रखे हैं, इन चारों में से सही कथन है उसका चयन करना है। पहला कथन, गुणसूत्र केंद्रिका में स्थित होते हैं, तो ये गलत है क्योंकि गुणसूत्र केंद्रिका में नहीं होते, गुणसूत्र केंद्रक में स्थित होते हैं। दूसरा, कोशिका केंद्रक में स्थित होती है, कोशिका केंद्रक में नहीं होती है, केंद्रक है वो कोशिका में स्थित होता है। 3 नंबर, जीन गुणसूत्र में स्थित होते हैं, ये कथन सही है। गुणसूत्रों के अंदर जीन पाया जाता है जो कि आनुवंशिकता की इकाई है। 16 नंबर, कलिका द्वारा प्रजनन होता है, तो कलिका द्वारा प्रजनन होता है हाइड्रा का। 17 नंबर, मक्का की फसल उगाने के लिए निम्न में से कौन सी परिस्थिति आवश्यक नहीं है? तो मक्का है वो खरीफ की फसल है, तो खरीफ के जो हमारे पास परिस्थिति होती हैं उनको देखेंगे हम। तो कम तापक्रम, खरीफ की फसल है ये जून जुलाई में बोई जाती है और सितंबर लास्ट में और अक्टूबर में इसकी कटाई होती है। तो जून जुलाई से अक्टूबर तक हम देखें तो यहाँ पे कम तापक्रम नहीं होता है, तो ये इसके लिए आवश्यक परिस्थिति नहीं होगी। आर्द्रता है, वर्षा और उच्च तापक्रम ये मक्का की फसल के लिए आवश्यक परिस्थिति है। 18 नंबर प्रश्न, शुद्ध जल होता है, तो शुद्ध जल है वो उदासीन होता है। 19 नंबर, संचरणीय रोगों का प्रमुख कारक है, जो संचरणीय एक स्थान से दूसरे स्थान पे या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो रोग फैलते हैं उनका जो प्रमुख कारण है वो होती है घरेलू मक्खी। अगला प्रश्न, पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक की खोज किसने की? तो पेनिसिलिन की जो खोज है वो की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। एडवर्ड जेनर है इन्होंने चेचक के टिक्के की खोज की थी, और लुई पास्चर है इन्होंने किण्वन की खोज की थी। 21 नंबर प्रश्न, मछलियाँ किस अंग से श्वसन करती हैं? तो मछलियों में जो श्वसन होता है वो गिल्स के द्वारा होता है, गलफड़ों के द्वारा होता है। 22 नंबर, अपशिष्ट जल उपचार के सह उत्पाद हैं, तो इसके सह उत्पाद होते हैं अपंक व जैव गैस, बायोगैस और अपंक। अपंक क्या होता है कि जो अपशिष्ट जल होता है, दूषित जल होता है,
उसमें से ठोस पदार्थों को पृथक किया जाता है, उन ठोस पदार्थों को अपंक कहा जाता है। 23 नंबर, पृथ्वी की सतह पर लगभग कितने प्रतिशत भाग जल से ढका है? तो पृथ्वी का लगभग 71% भाग है वो जल से ढका है, और 29% भाग है वो केवल स्थल भाग है। 24 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वन उत्पाद है जो वनों से प्राप्त होता है? वो उत्पाद होता है प्लाईवुड। 25 नंबर प्रश्न, पृथ्वी का मध्य भाग कहलाता है, तो पृथ्वी के मध्य भाग को कहते हैं आंतरिक क्रोड। 26 नंबर प्रश्न, नेत्र के उस भाग का नाम बताइए जो नेत्र को रंग प्रदान करता है? तो नेत्र को रंग प्रदान करने का कार्य वो आइरिस करता है, जिसे परितारिका भी कहते हैं। 27 नंबर प्रश्न, परजीवी पादप का उदाहरण है? तो परजीवी पादप है वो होता है घटपर्णी। ये घड़े के आकार का होता है और इसके ऊपर एक पत्ती नुमा आकृति होती है जो ढक्कन का कार्य करती है। जैसे कोई कीट इसके अंदर प्रवेश करता है तो ये क्या करता है कि इस पत्ती के द्वारा ये जो पुष्प है ये बंद हो जाता है, और जो इसके अंदर कीट प्रवेश करेगा उस कीट की मृत्यु हो जाती है, इसलिए इसे कीटभक्षी पादप भी कहा जाता है। 28 नंबर, एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है? तो एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है पपीता। 29 नंबर, थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से होने वाला रोग है? थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से गोइटर रोग होता है, जिसे घेंगा रोग भी कहा जाता है। रिकेट्स है ये विटामिन डी की कमी से होता है। स्कर्वी है वो विटामिन सी की कमी से होता है, और हीमोफीलिया है ये विटामिन ई की कमी से होता है। 30 नंबर प्रश्न, निम्न में से किस में बाह्य निषेचन होता है? तो जो बाह्य निषेचन है वो मछली तथा जो उभयचर प्राणी होते हैं उनके अंदर पाया जाता है। यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा 2 नंबर मेंढक। 31 नंबर प्रश्न, मनुष्य में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया में पुत्री का निर्माण होता है? मनुष्यों में जो लिंग निर्धारण वाले गुणसूत्र होते हैं वो एक समूह होता है, एक जोड़ा होता है। पुरुषों के अंदर एक्स और वाई गुणसूत्र पाया जाता है, जबकि महिलाओं में वाई गुणसूत्र पाया जाता है, इनकी दोनों गुणसूत्र वाई होते हैं। जब दोनों वाई गुणसूत्र आपस में मिलते हैं तब पुत्री का निर्माण होता है, और एक्स और वाई गुणसूत्र के संयोग से पुत्र का निर्माण होता है। यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा 3 नंबर, 2 वाई गुणसूत्रों से पुत्री का निर्माण होता है। 32 नंबर, पादप का जनन भाग होता है? तो जो पादप का जनन भाग होता है वो होता है पुष्प। 33 नंबर, किस आयु वर्ग के किशोरों को टीन एजर्स कहा जाता है? तो टीन एजर्स 13 से 19 तक की जो उम्र होती है, जिनमें लास्ट में टीन आता है, उस उम्र को टीन एजर्स कहा जाता है। 34 नंबर प्रश्न, प्रदर्शित लेग्यूम पादप में उपस्थित जड़ ग्रंथिकाओं में पाए जाने वाले जीवाणु हैं? लेग्यूम पादप का मतलब हो गया फलीदार पौधे, और जो फलीदार पौधे होते हैं उनकी जड़ों के अंदर एक जीवाणु पाया जाता है राइजोबियम, जो कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करता है। 35 नंबर प्रश्न, मार्बल कैंसर परिघटना का कारण है? मार्बल कैंसर किस घटना के द्वारा होता है? तो मार्बल कैंसर होता है अम्ल वर्षा के द्वारा। मार्बल कैंसर होता क्या है कि वायुमंडल के अंदर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड की जब अधिकता हो जाती है तो ये नमी के संपर्क में आकर नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल बनाते हैं, जिससे सफ़ेद मार्बल है वो पीले रंग का हो जाता है। इस क्रिया को मार्बल कैंसर कहा जाता है। इस मार्बल कैंसर की वजह से ही ताजमहल के अंदर जो संगमरमर लगा है वो संगमरमर पीला होता जा रहा है। 36 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक घटक है? तो जैविक घटक है वो है इसमें मछली। जल, मिट्टी और पत्थर हैं ये तीनों अजैविक घटक हैं। जो 35 नंबर तक के प्रश्न थे ये सभी प्रश्न विज्ञान के हैं। अब 36 नंबर से 70 नंबर तक के जो प्रश्न आएंगे वो सामाजिक विज्ञान के हैं। 37 नंबर प्रश्न, मोनाकी पर्वत किस महासागर में स्थित है? तो मोनाकी पर्वत है वो प्रशांत महासागर में स्थित है।
38 नंबर, इनमें से पवन की दिशा बताने वाला यंत्र कौन सा है? तो पवन की दिशा बताने वाला यंत्र है वो है वाइंड वेन। तापमापी है वो तापमान को बताती है, और वायुदाब भी है वो वायुदाब मापी है वो वायुदाब को बताती है कि किसी स्थान पर वायु का दाब कितना है। 29 नंबर, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान केंद्र काजरी कहाँ स्थित है? तो काजरी है वो जोधपुर के अंदर स्थित है। 40 नंबर, शुष्क मौसम में अपने पत्ते गिरा देने वाले वन, पत्ते गिरा देना यानी कि पत्ते झड़ना, पत्ते झड़ने वाले वन हो गए पतझड़ी वन। 41 नंबर, सुंदरलाल बहुगुणा एवं गोरा देवी का संबंध किससे है? तो सुंदरलाल बहुगुणा और गोरा देवी का संबंध चिपको आंदोलन से है। 42 नंबर, सिंधु नदी भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है? तो सिंधु नदी जम्मू कश्मीर राज्य से होकर गुजरती है। 43 नंबर, निम्नलिखित में से गलत जोड़े को पहचानिए। यहाँ पे हमें खेती के प्रकार दे रखे हैं। जूमिंग कृषि है वो भारत में होती है, सही है। मिल्पा कृषि है वो मेक्सिको में होती है, अमेरिका, ये भी सही है। रोका कृषि है वो ब्राजील के अंदर होती है, ये गलत है। रोका कृषि है वो भारत के छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर होती है। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा 3 नंबर ब्राजील, ब्राजील के अंदर रोका कृषि नहीं होती है। 44 नंबर, अरावली पर्वत किस राज्य में स्थित है? तो अरावली पर्वत है वो अपने राजस्थान राज्य के अंदर स्थित है। 45 नंबर, राजस्थान भारत के किस भाग में स्थित है? तो भारत के उत्तर पश्चिम में राजस्थान स्थित है। 46 नंबर, उत्खात भूमि का संबंध किस नदी से है? तो उत्खात भूमि का जो संबंध है वो चंबल नदी से है। चंबल के बहाव क्षेत्र में बड़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं जिन्हें उत्खात भूमि कहते हैं, और ये चंबल नदी से संबंधित है। 47 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक पर्यटन स्थल है? प्राकृतिक पर्यटन स्थल पूछा है हमें, नेचुरल, तो प्राकृतिक पर्यटन स्थल हो जाएगा केवला देवी। 48 नंबर, विधायक बनने के लिए कितने वर्ष की आयु होनी चाहिए? विधायक बनने के लिए न्यूनतम आयु है वो 25 वर्ष है। 49 नंबर, समवर्ती सूची में सम्मिलित है। संविधान के अंदर 3 प्रकार की सूची है, एक तो है केंद्र सूची, दूसरी होती है राज्य सूची, और तीसरी होती है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची वह सूची है जिसके ऊपर नियम बनाने का अधिकार राज्य और केंद्र दोनों को है। तो कृषि है वो समवर्ती सूची के अंदर सम्मिलित है। 50 नंबर, राज्य का संवैधानिक मुखिया, तो राज्य का संवैधानिक मुखिया राज्यपाल होता है। 51 नंबर, किस देश की संसद में महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक है? तो स्वीडन के अंदर महिलाओं की भागीदारी है वो संसद के अंदर सबसे ज़्यादा है। 52 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा मौखिक वार्तालाप का साधन है? तो मौखिक वार्तालाप का साधन है रेडियो। 53 नंबर, राजस्थान की प्रथम महिला विधायक कौन बनी? तो राजस्थान की प्रथम महिला विधायक यशोदा देवी थी। 54 नंबर, यह भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। भारतीय संविधान की विशेषता निम्न में से कौन सी नहीं है? तो लिखित संविधान, भारत का संविधान लिखा हुआ है, ये विशेषता तो है। विशाल, सबसे बड़ा भी है, ये भी विशेषता है। निर्मित है, बनाया गया है संविधान को, ये भी सही है। कठोर है, ये गलत है। तो सही उत्तर हो जाएगा 2 नंबर। भारत का जो संविधान है वो लचीला है, ना कि कठोर है, इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। 55 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? तो मिजोरम और पंजाब ये दोनों राज्य हैं। जयपुर है वो राजस्थान की राजधानी है, तो केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। 56 नंबर, लोकसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो लोकसभा में कुल 545 सदस्य होते हैं। 57 नंबर, किस अनुच्छेद का प्रयोग आपातकाल लगाने के लिए नहीं किया जा सकता? तो 352, 356 और 360, इन तीनों अनुच्छेदों का उपयोग है वो आपातकाल लगाने के लिए किया जा सकता है। 352 है वो राष्ट्रीय आपातकाल के लिए काम में आता है। 356 है ये राज्यों के अंदर आपातकाल लगाने में काम में आता है, और 360 है ये वित्तीय आपातकाल के काम में आता है। और भारत में अभी तक 360 अनुच्छेद का प्रयोग नहीं किया गया है। तो यहाँ पे आपातकाल के लिए काम में नहीं आने वाला अनुच्छेद हो जाएगा 345। 58 नंबर प्रश्न,
आय व्यय का लेखा जोखा क्या कहलाता है? आय व्यय का, पूरे साल के आय व्यय का कि कितनी आय होगी, कितना व्यय होगा, उसका जो लेखा जोखा है वो कहलाता है बजट। 59 नंबर प्रश्न, भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन कहा जाता है? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है। 60 नंबर प्रश्न, चांद बावड़ी आभानेरी किस जिले में स्थित है? तो चांद बावड़ी है वो दौसा जिले के अंदर स्थित है। 61 नंबर प्रश्न, दिल्ली पर तुगलक वंश का शासन कब था? तो 1314 से 1414 तक दिल्ली के अंदर तुगलक वंश का शासन था। 62 नंबर, निम्नलिखित में से कौन पृथ्वीराज चौहान का वंशज है? तो पृथ्वीराज चौहान का वंशज है हमीर देव, जो कि रणथंभौर के शासक थे। 63 नंबर प्रश्न, मेवाड़ का कौन सा शासक कला व साहित्य का महान संरक्षक था? तो महाराणा कुंभा है वो कला और साहित्य का महान संरक्षक था। ये खुद भी एक साहित्यकार थे। इन्होंने कई ग्रंथ लिखे हैं, सूड प्रबंध, सूड मीमांसा। 64 नंबर, महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ था? तो महाराणा प्रताप का जन्म है वो कुंभलगढ़ दुर्ग के कटारगढ़ किले में हुआ था। 65 नंबर प्रश्न, सोनारगढ़ किला कहाँ स्थित है? तो सोनारगढ़ किला है वो जैसलमेर के अंदर स्थित है। पीले पत्थरों से निर्मित है ये। 66 नंबर प्रश्न, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? तो औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई थी। 67 नंबर, आउवा की कुल देवी। आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह, जिन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया था, इनकी जो कुल देवी है वो सुगाली माता है। 68 नंबर प्रश्न, ब्रह्म सभा का गठन किसने किया? तो ब्रह्म सभा का गठन राजा राममोहन राय ने किया था। 59 नंबर प्रश्न, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी कहाँ स्थित है? तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी है वो जमशेदपुर में स्थित है। 70 नंबर प्रश्न, प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? तो प्रथम विश्व युद्ध है वो 1914 से 1919 तक लड़ा गया था। तो ये शुरू हुआ था 1914 में। ऑप्शन नंबर 1। आगे हम देखते हैं 71 नंबर प्रश्न, 8 गुणा -3 प्लस 10 का मान होगा। 71 से लेकर 90 तक गणित के प्रश्न है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें दो संख्याओं के बीच में गुणा का चिन्ह दे रखा है, इनका गुणा करते हैं। दोनों संख्याएं विपरीत चिन्ह की हैं और विपरीत चिन्ह की संख्याओं का गुणा हमेशा माइनस होता है। 8 का 3 से गुणा करेंगे 24 और प्लस में दे रखे हैं 10। दोनों विपरीत चिन्ह की संख्याएं, विपरीत चिन्ह की संख्याओं का हमेशा घटाव होता है। 24 में से 10 घटाएंगे 14 बचेंगे। बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस के 14, तो ऑप्शन सही हो जाएगा 3 नंबर। 72 नंबर प्रश्न, 5/6 के तुल्य भिन्न है। 5/6 की तुल्य भिन्न ज्ञात करने हमें, तो किसी भी भिन्न को अंश और हर में समान संख्या से गुणा करने पर जो भिन्न प्राप्त होती है वो तुल्य भिन्न होती है। तो इनमें हम देख लेते हैं कि कौन सी ऐसी संख्या है या कौन सी ऐसी भिन्न है जो 5/6 को समान संख्या से गुणा करने पर प्राप्त हुई है। तो पहली भिन्न है, उसके अंदर हमें दे रखा है 18/15। तो 5 को किसी भी संख्या से गुणा करने पर 18 नहीं आता है, इसका मतलब 1 नंबर नहीं होगा। 2 नंबर में देखें 6/5, तो ये तो इसका व्युत्क्रम दे रखा है, तो ये भी नहीं होगा। 3 नंबर देखें तो 5 से 50 प्राप्त हुआ है 5 को 10 से गुणा करने पर। 5 को 10 से गुणा करते हैं 50 आता है। 6 को भी अगर 10 से गुणा करेंगे तो 60 आएगा, जबकि यहाँ पे भाग में 100 दे रखा है, तो 50/100 भी नहीं होगी। 15/18 देखें तो 5 को किस संख्या से गुणा करें कि 15 आ जाए? तो 5 को अगर 3 से गुणा करते हैं 15 प्राप्त होता है। 6 को भी अगर 3 से गुणा करें तो 6 3 18, तो ऑप्शन सही हो जाएगा 4 नंबर। 73 नंबर प्रश्न, 8.4, 7.6 और 9.2 का औसत मान होगा। हमें इनका औसत पूछा है, तो औसत ज्ञात करने का सूत्र होता है राशियों का योग बट्टे राशियों की संख्या। जितनी भी संख्या आई है इन सबको जोड़ देंगे। तो हमारे पास 3 संख्याएं, तीनों को जोड़ेंगे। पहली संख्या है 8.4, पॉइंट के नीचे पॉइंट। दूसरी संख्या है 7.6, तो पॉइंट के बाद में 6 और पॉइंट से पहले है 7। तीसरी संख्या 9.2, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखेंगे, पॉइंट के बाद में 2 और पॉइंट से पहले 9, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख देंगे। अब इनका जोड़ कर देंगे। 4 और 6 10, 10 और 2 12, आशी लगेगी 1। 8 और 7 15, 15 और 9 24, 24 में एक हासिल जोड़ेंगे 25, तो इनका योग आ गया 25.2। अब इस 25.2 में हम भाग देंगे। टोटल संख्या में 1 2 और 3 दे रखे, 3 का भाग दे देंगे।
अब 25.2 में 3 का भाग देंगे तो एक बार पॉइंट को छोड़ के सीधा सा 252 के अंदर हम 3 का भाग दे देते हैं। 8 तिये 24, 25 में से 24 घटाएंगे 1, अगला अंक है हमारे पास 2, भाग जाएगा 4 बार, 4 तिये 12, 12 में से 12 घटाएंगे 0, पॉइंट के बाद में एक अंक था तो एक अंक छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, ये आ जाएगा 8.4, ऑप्शन नंबर 1। 74 नंबर प्रश्न, यदि 4x माइनस 3 बराबर 33 तो x का मान होगा। हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से x का कौन सा मान रखें कि ये दोनों पक्ष आपस में बराबर हो जाएं। तो x का बारी बारी से हम मान रख के चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं। 4x माइनस 3 है, माइनस 3 को दाईं तरफ ले आते हैं तो 4x बराबर हो जाएगा 33, माइनस 3 है ये हो जाएंगे प्लस के 3, तो 4x बराबर 33 और 3 हो जाएंगे 36। अब यहाँ पे x का मान रख के इसको चेक करना आसान हो जाएगा। अगर x की जगह हम पहला ऑप्शन 12 रखें तो 4 गुना x की जगह आ जाएगा 12, 12 चौके होते हैं 48, जबकि उत्तर दे रखा है 36, तो 1 नंबर ऑप्शन नहीं होगा। 2 नंबर में दे रखा है हमें 32, तो 32 x की जगह अगर रखेंगे तो 32 चौके ये तो ज़्यादा हो जाएंगे 36 से। फिर तीसरा ऑप्शन 9 अगर हम x की जगह रखें, 4 गुना 9, 9 चौके हो जाएंगे 36, तो x की जगह 9 रखने पर दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा 3 नंबर। दूसरा, यहाँ से हम सीधा x का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। x के गुणा में 4 है तो दूसरी तरफ भाग में आ जाएगा, 36 में 4 का भाग देंगे ये जाएगा 9 बार, तो ऑप्शन 3 नंबर सही हो जाएगा। आगे 75 नंबर प्रश्न, 50 का 50%, हमें दे रखा है 50 का 50%, तो 50 की जगह 50, का की जगह गुणा का चिन्ह, फिर 50 की जगह 50। अब यहाँ पे प्रतिशत दे रखा है, प्रतिशत को हटाएंगे तो 100 का भाग देंगे। 50 और 100 दोनों में 10 का भाग जा रहा है, 50 में 10 का भाग 5 बार और 100 में 10 का भाग 10 बार। फिर 50 और 10 दोनों में 10 का भाग जा रहा है, 50 में 10 का भाग 5 बार और 100 में 10 में 10 का भाग 1 बार। अब हमारे पास ऊपर बचा है 5 गुना 5, 5 को 5 से गुणा करेंगे 25, ऑप्शन नंबर 1। 76 नंबर प्रश्न, दिए गए चित्र में x डिग्री का मान होगा। हमें एक त्रिभुज की आकृति दे रखी है और इस त्रिभुज के अंदर हमें एक कोण है वो तो दे रखा है, यहाँ पे एक सीधी रेखा बना रख के दे रखी है, ये कोण होता है 90 डिग्री का। इस प्रकार से एक वर्ग की आकृति दे दे वो 90 डिग्री का कोण होता है। एक कोण 2x दे रखा है, तीसरा कोण x दे रखा है। त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। तो तीनों कोणों को हम जोड़ें, पहला कोण 2x प्लस दूसरा कोण हमारे पास है 90 प्लस तीसरा कोण हमारे पास है x, इन तीनों का योग बराबर होगा 180। x के पदों को एक साथ जोड़ देते हैं तो 2x प्लस के और प्लस का 1x, तो 2 और 1 हो जाएंगे 3x, प्लस में 90 बराबर 180। अब यहाँ पे x के पद को अलग करते हैं तो बाईं तरफ 3x बचेगा, बराबर में 180 है, 90 है वो दाईं तरफ जाएगा, तो प्लस के 90 ये हो जाएंगे माइनस के 90, तो 3x बराबर 180 में से 90 घटाएंगे ये बचेंगे 90 डिग्री। x का मान ज्ञात करना है हमें, x के गुणा में 3 है, दूसरी तरफ भाग में आएगा तो 90 के भाग में 3 आ जाएगा, तो x बराबर 90 बट्टा 3, 90 में हम 3 का भाग देंगे तो ये जाएगा 30 बार, ऑप्शन सही हो जाएगा 4 नंबर। आगे 77 नंबर प्रश्न, हमें दे रखा है रवि ने 8,000 रुपये में टीवी खरीदा तथा उसे बेचकर 20% लाभ कमाया, तो टीवी का विक्रय मूल्य होगा। हमें यहाँ पे टीवी खरीदा कितने में, जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है वो होता है क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य हमें दे रखा है इसका 8,000 रुपये। एक हमें दे रखा है इसका लाभ प्रतिशत, और लाभ प्रतिशत है वो दे रखा है 20%। तो लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत ये हमेशा क्रय मूल्य पे ज्ञात किए जाते हैं, यानी कि लाभ प्रतिशत होगा तो वो क्रय मूल्य का प्रतिशत होगा, हानि प्रतिशत है तो वो भी क्रय मूल्य की होती है। तो इसका मतलब यहाँ से हम लाभ ज्ञात कर सकते हैं, लाभ बराबर होता है क्रय मूल्य का x%, यानी कि क्रय मूल्य हमारे पास है 8,000 और इसका लाभ हमें दे रखा है 20%, तो इसका अगर 20% निकालेंगे तो वो हमें लाभ प्राप्त होगा। तो 8,000 का की जगह गुणा 20 की जगह 20, प्रतिशत को हटाएंगे तो भाग में 100 आएगा। 8,000 और 100 दोनों में 100 का भाग जा रहा है, 8,000 में 100 का भाग जाएगा 80 बार और 100 में 100 का भाग 1 बार, यानी कि 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल कर देंगे। अब 80 के गुणा में 20 है, 80 का 20 से गुणा करते हैं तो लास्ट में 2 शून्य, एक और एक 2 शून्य, लास्ट में 2 शून्य लिख दें और 8 को 2 से गुणा करेंगे 16, तो लाभ हो गया 1,600। अब 1,600 रुपये का लाभ हुआ, इसका मतलब उसने 1,600 रुपये ज़्यादा में वो वस्तु बेची है,
तो विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य प्लस लाभ। अगर लाभ होता है तो उतनी ज़्यादा में बेचिए, हानि होती है तो उतनी कम में बेचिए। तो क्रय मूल्य हमें दे रखा है 8,000 रुपये प्लस लाभ हमें हुआ है 1,600 रुपये। दोनों को जोड़ेंगे ये हो जाएगा 9,600 रुपये। तो टीवी का विक्रय मूल्य 9,600 रुपये, ऑप्शन नंबर 2। आगे 78 नंबर क्वेश्चन, 5 की घात 6 गुणा 5 की घात 2 भाग में 5 की घात 3 घातांक वाली प्रश्नावली का प्रश्न है ये। सबसे पहले ब्रैकेट को हल करते हैं। तो ब्रैकेट के अंदर हमें दे रखा है 5 की घात 6 गुणा 5 की घात 2। यहाँ पे दो संख्याएं गुणा में और दोनों का आधार है वो हमें समान दे रखा है। जब संख्याएं एक के ऊपर दूसरी लिखी जाती है तो नीचे वाली संख्या है इसको तो हम कहते हैं आधार, और ऊपर वाली संख्या है इसको घात या घातांक कहा जाता है। तो या तो संख्याओं का आधार समान होगा या घात समान होगी। यहाँ पे दोनों संख्याओं का आधार समान दे रखा है, दोनों गुणा में इनकी घातें जोड़ी जाएंगी। तो 5 की घात हो जाएगी 6 प्लस 2, दोनों घातों को जोड़ेंगे 6 और 2 8, और इसके भाग में दे रखा है 5 की घात 3। अब यहाँ पे दोनों संख्याओं का आधार तो समान दे रखा है और दोनों संख्याएं भाग में, जब दो संख्याओं का आधार समान होता है संख्याएं भाग में होती हैं तो उनकी घातें घटाई जाती हैं। तो समान आधार को लिख देंगे 5। अब घातों को घटाएंगे, 8 में से घटाई जाएंगे 3, तो 8 में से 3 घटाएंगे 5, ऑप्शन सही हो जाएगा 3 नंबर। आगे 79 नंबर प्रश्न, किसी वर्ग का परिमाप 100 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल होगा। वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें भुजा का मान प्राप्त होना जरूरी है, क्योंकि वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा की स्क्वायर, और हमें दे रखा है वर्ग का परिमाप। तो वर्ग के परिमाप से पहले वर्ग की भुजा ज्ञात करेंगे। वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा भुजा, और इसका जो मान है वो हमें दे रखा है 100 मीटर। वर्ग का परिमाप 4 गुणा भुजा और ये दे कितना रखा है 100 मीटर। यहाँ से भुजा का मान ज्ञात करेंगे तो भुजा के गुणा में 4 है तो दूसरी तरफ ये भाग में आ जाएगा। 100 में 4 का भाग देंगे तो 100 में 4 का भाग जाएगा 25 बार। अब भुजा का मान प्राप्त हो गया तो हम क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर, तो भुजा हमारे पास है 25 मीटर, 25 की स्क्वायर कर देंगे और 25 की स्क्वायर 25 को 25 से गुणा करेंगे 625 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन सही हो जाएगा 4 नंबर। आगे 80 नंबर प्रश्न, 4 से 1/2 प्लस 3 से 1/4 का मान होगा। कक्षा 7 की दूसरी प्रश्नावली का प्रश्न है ये। तो हमें इसको हल करना है। तो सबसे पहले हमें मिश्र भिन्न दे रखे, उन मिश्र भिन्नों को हम साधारण भिन्न में बदलेंगे। तो साधारण भिन्न में बदलने के लिए नीचे वाली संख्या का साइड वाली संख्या से गुणा करते हैं और जो उत्तर प्राप्त होगा उसमें ऊपर वाली संख्या जोड़ देंगे। तो 2 का गुणा 4 से 2 चौके 8 और 8 में 1 जोड़ेंगे 9, और भाग में हमें दे रखा है 2 प्लस 3 से 1/4, ये भी हमें मिश्र भिन्न दे रखे हैं, साधारण भिन्न में बदलेंगे। 4 का गुणा 3 से करेंगे, 4 तिये 12 और 12 में 1 जोड़ देंगे तो 12 और 1 13, और भाग में हमें दे रखे हैं 4। अब हमारे पास भिन्नों का योग आ गया, तो भिन्नों का योग है वो लघुत्तम लेके हल करते हैं। दूसरा यहाँ पे हर हमें 2 और 4 दे रखे हैं, तो 2 को हम 4 के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। अगर 2 को हम 2 से गुणा करें तो 4 आ जाएगा, तो अंश और हर दोनों में 2 का गुणा कर देते हैं। 9 को 2 से गुणा करेंगे 18 बट्टे 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, यानी कि इसकी तुल्य भिन्न बना ली हमने, और प्लस में दे रखा है 13/4। अब हमें दो संख्याएं योग के रूप में दे रखे हैं और दोनों में हर समान दे रखा है, तो समान हर को लिख देंगे और ऊपर अंशों का योग कर देंगे। 18 + 13, 18 और 13 हो जाएंगे 31/4। अब यहाँ पे जो हमें उत्तर दे रखे हैं वो सभी उत्तर मिश्र भिन्न के रूप में दे रखे हैं, तो 31/4 को मिश्र भिन्न में बदलेंगे। तो 31 में 4 का भाग देते हैं, भाग 4 का पाड़ा 7 बार बोलेंगे, 7 चौके 28, 31 में से 28 घटाएंगे 3, तो भाग गया 7 बार, शेष फल बचा हमारे पास 3 बट्टे भाग फल जो भाजक है वो हमारे पास है 4। तो उत्तर सही हो जाएगा 7 से 3/4, ऑप्शन नंबर 1। 81 नंबर प्रश्न, यदि x + 1/x = 5 हो तो x² + 1/x² का मान होगा। हमें x + 1/x का मान दे रखा है 5 और x² + 1/x² का मान पूछा है। तो यहाँ पे चिन्ह प्लस दे रखा है, प्लस चिन्ह दे रखा है तो हम क्या करेंगे 5 का वर्ग करेंगे और इसमें से 2 घटा देंगे। तो 5 का वर्ग होता है 25, 25 में से 2 घटाएंगे ये आ जाएगा 23, ऑप्शन नंबर 3। अगर यहाँ पे x + 1/x की जगह x - 1/x = 5 दिया होता
तब यहाँ पे हम 2 जोड़ देते, 5 के वर्ग में 2 जोड़ देते। आगे 82 नंबर प्रश्न, उस कोण का मान जो अपने पूरक कोण के बराबर होता है वह कोण होगा। तो हमें उस कोण का मान पूछा है जो अपने पूरक कोण के बराबर होता है। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि पूरक कोण क्या होता है। तो दो कोण जिनका योग अगर 90 डिग्री हो तो उन दोनों कोणों को पूरक कोण कहते हैं। तो हमें यहाँ पे ऐसा पूरक कोण देखना है जो अपने पूरक कोण के क्या है, बराबर है, यानी कि दोनों पूरक कोण आपस में बराबर है तो दोनों का मान समान होगा। तो अगर हम एक कोण 90 डिग्री लें तो दूसरा भी 90 डिग्री होगा, 90 और 90 हो जाएंगे 180, जबकि पूरक कोण है उनका योग हमेशा 90 डिग्री होता है। तो 1 नंबर ऑप्शन नहीं होगा। 2 नंबर में देखें 60 डिग्री, तो अगर एक कोण 60 डिग्री लेंगे तो दूसरा भी 60 डिग्री लेंगे, क्योंकि जो कोण है वो अपने पूरक कोण के बराबर है। तो दोनों अगर 60 डिग्री होंगे तो 60 और 60 हो जाएंगे 120 डिग्री, जबकि पूरक कोण का योग होता है 90 डिग्री। तो 2 नंबर ऑप्शन भी नहीं होगा। 3 नंबर, अगर एक कोण 180 डिग्री लें तो दूसरा कोण भी 180 होगा, 180 और 180 होते हैं 360 डिग्री, ये भी नहीं होगा। अगर 4 नंबर में देखें 45 डिग्री, तो एक कोण अगर 45 डिग्री है तो दूसरा भी 45 डिग्री होगा, 45 और 45 को जोड़ेंगे 90 डिग्री, तो पूरक कोणों का योग वो 90 डिग्री होता है। तो ऑप्शन सही हो जाएगा 4 नंबर। आगे 83 नंबर, एक वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 2304 मीटर स्क्वायर है, तो इस क्षेत्र की भुजा की लंबाई होगी। हमें वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है, तो वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र अगर हम देखें तो वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा स्क्वायर, और इसका जो मान है वो हमें दे रखा है 2304 मीटर स्क्वायर। हमें भुजा का मान ज्ञात करना है, वर्ग दे रखा है तो दोनों तरफ वर्गमूल कर देंगे। तो भुजा स्क्वायर का वर्गमूल है वो तो हो जाएगा भुजा, और 2304 है इसका वर्गमूल होता है 48। तो उत्तर सही हो जाएगा 2 नंबर। वर्ग और वर्गमूल वाली प्रश्नावली का प्रश्न है ये। 84 नंबर प्रश्न, 840 रुपये अंकित मूल्य वाली एक शर्ट 714 रुपये में बेची गई तो बट्टा प्रतिशत होगा। अब बट्टा प्रतिशत को जानने से पहले हम जानते हैं कि बट्टा क्या होता है। तो कोई भी वस्तु जितने कम मूल्य पर दी जाती है वो बट्टा होता है। या ये कहें कि हम कोई सामान लेने, कोई शर्ट लेने किसी दुकान पे गए तो दुकानदार पहले से उसका कुछ मूल्य निश्चित करके रखता है। जो मूल्य निश्चित करके रखता है उसको अंकित मूल्य कहते हैं। अब जितना मूल्य उस पर निश्चित होगा, जितना मूल्य लिखा हुआ होगा उतना मूल्य हम देंगे नहीं, उससे कम मूल्य लेंगे। अब कितने कम में वो हमें वो वस्तु देता है वो बट्टा कहलाता है। और बट्टा प्रतिशत का मतलब हो गया कि 100 रुपये पर कितने रुपए की छूट दे दी, बट्टा का सीधा सा मतलब हो गया छूट। तो कितने रुपए की छूट दे दी, ठीक है, 100 रुपये पर, वो होता है बट्टा प्रतिशत। बट्टा प्रतिशत का सूत्र होता है बट्टा बट्टे अंकित मूल्य गुणा 100%। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि हमें छूट कितने रुपए की दी गई है। वस्तु थी 840 रुपये की और बेची गई, यानी कि वो हमारे द्वारा खरीदी गई 714 रुपये में। तो इनका अंतर निकाल लेते हैं। 10 में से 4 घटाएंगे 6, 3 में से 1 घटाएंगे 2 और 8 में से 7 घटाएंगे 1। तो इस पर छूट तो दे दी हमें 126 रुपये की, और जो बट्टा है वो हमेशा अंकित मूल्य पर लिया जाता है। तो भाग में अंकित मूल्य इस वस्तु पे लिखे हुए थे 840 और गुणा में 100%। 840 और 100 दोनों में 10 का भाग देते थे। 840 के अंदर 84 बार और 100 के अंदर 10 बार। अब 84 और 126 दोनों 14 के पाढ़े में आती हैं। अगर 14 का पाढ़ा हम 6 बार बोलेंगे 84, और 14 का पाढ़ा अगर हम 9 बार बोलें तो 126। अब 9 और 6 दोनों 3 के पाढ़े में आ रही है। 3 का पाढ़ा 3 बार बोलेंगे 9, और 3 का पाढ़ा 2 बार बोलेंगे तो 6। 10 और 2 दोनों 2 के पाढ़े में आ रही है। 2 में 2 का भाग 1 बार और 10 में 2 का भाग 5 बार। 5 को 3 से गुणा करेंगे 15%, उत्तर नंबर 2। आगे 85 नंबर, हमें दे रखा है एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 6 के गुणनखंड है, इसके गुणनखंड करने हैं। पुराने सिलेबस के अनुसार 14 नंबर प्रश्नावली है गुणनखंड की, उसमें से ये प्रश्न आया है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स स्क्वेयर का गुणांक लिखते हैं। एक्स स्क्वेयर के गुणा में हमें संख्या, कोई संख्या नहीं दे रखी है, इसका मतलब गुणा में 1 है। एक्स के गुणा में हमें संख्या दे रखी है -5, और अचर पद है वो हमें दे रखा है 6। सबसे पहले इनको क्रम से लिख देंगे।
फिर पहली और तीसरी संख्या का गुणा करते हैं। 1 को 6 से गुणा करेंगे 6, दोनों संख्या प्लस के हैं तो गुणा प्लस में आएगा। अब यहाँ पे गुणा प्लस में आ गया तो इसके 2 टुकड़े होंगे, दोनों टुकड़े प्लस के होंगे या दोनों टुकड़े माइनस के होंगे। क्योंकि गुणा प्लस में आ रहा है तो दोनों टुकड़े अगर माइनस के होंगे तो माइनस का माइनस से गुणा प्लस आता है, और दोनों टुकड़े अगर प्लस के होंगे तो प्लस का प्लस से गुणा करते हैं, प्लस चिन्ह आता है। बीच वाली संख्या है वो हमें दे रखी है माइनस की। अब बीच वाली संख्या माइनस की दे रखी है तो दोनों टुकड़े माइनस के होंगे। बीच वाली संख्या अगर प्लस की है तो दोनों टुकड़े प्लस के होंगे। तो दोनों टुकड़े यहाँ पे माइनस के होंगे, तो हमें दोनों संख्या जब माइनस की हैं तो समान चिन्ह की संख्या हमेशा जोड़ी जाती हैं। तो हमें 2 ऐसी संख्याएं देखनी है जिनको जोड़ने पर तो 5 आ जाए और गुणा करने पर 6 आ जाए। तो यहाँ पे इन संख्याओं में हम देखें तो हमें 2 प्रकार की संख्या दे रखी है। एक तो समय के अंदर दे रखा है 1 और 6, और एक दे रखा है 2 और 3। अगर हम 1 और 6 लें तो 1 में 6 जोड़ने पर तो 7 आ जाएंगे, जबकि योग आना चाहिए हमारे पास 5। तो 1 और 6 वाले तो उत्तर होंगे नहीं। यहाँ पे दोनों संख्या माइनस की आ रही हैं तो माइनस चिन्ह दोनों में किस में है, तो वो है ऑप्शन नंबर 3 में। तो सही उत्तर हो जाएगा 3 नंबर। 86 नंबर, 3 की घात 4 माइनस 4 की घात 3 का मान होगा। तो 3 की घात 4, 3 की घात 4 है तो 3 को 4 बार गुणा में लिखेंगे, और माइनस 4 की घात 3 है तो 4 को 3 बार गुणा में लिखेंगे। किसी भी संख्या पे जितनी घात होती है उतनी बार उसे गुणा किया जाता है। गुणा करेंगे 3 तिये 9, 9 तिये 27 और 27 तिये 81। माइनस में 4 को 4 से गुणा 16, 16 को 4 से गुणा 16 चौके 64। अब इनका घटाव कर देंगे तो 81 में से 64 घटाएंगे तो ये बचेंगे 17, ऑप्शन नंबर 4। आगे 87 नंबर प्रश्न, 11 नंबर प्रश्नावली क्षेत्रफल की है पुराने सिलेबस के अनुसार। उसमें से ये प्रश्न है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसका एक विकर्ण 12 सेंटीमीटर है, दूसरे विकर्ण की लंबाई होगी। हमें समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दे रखा है। तो सबसे पहले हम समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र लिखेंगे। समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुणा पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण, और इसका जो मान है क्षेत्रफल का मान, ये क्षेत्रफल का सूत्र हो गया। और क्षेत्रफल का मान हमें 48 दे रखा है तो बराबर में लिख देंगे 48। 1/2 गुणा पहला विकर्ण, पहला विकर्ण हमें दे रखा है 12 सेंटीमीटर, गुणा दूसरा विकर्ण है ये हमें ज्ञात करना है तो इसकी जगह लिख देंगे दूसरा विकर्ण, और बराबर में हमें दे रखा है 48। ऊपर 12 है नीचे 2 है, 12 में 2 का भाग चला जाएगा 6 बार। अब दूसरा विकर्ण है वो हमें ज्ञात करना है, और इसके गुणा में 6 है, गुणा में 6 है तो वो दूसरी तरफ भाग में आ जाएगा। तो बाईं तरफ तो बचेगा दूसरा विकर्ण, और बराबर में हमें दे रखा है 48। 6 गुणा में 6 इसके भाग में आ जाएगा, 48 में 6 का भाग देंगे तो ये 8 बार जाएगा। तो ऑप्शन सही हो जाएगा 3 नंबर। आगे 88 नंबर, 7/15 का योज्य प्रतिलोम है। योज्य प्रतिलोम क्या होता है कि हम एक ऐसी संख्या जोड़ें जिसको जोड़ने पर उत्तर 0 आ जाए तो वो योज्य प्रतिलोम होता है। योज्य प्रतिलोम के लिए हमेशा विपरीत चिन्ह लेते हैं। 7/15 का योज्य प्रतिलोम हो जाएगा -7/15। 89 नंबर प्रश्न, अनुपात और समानुपात की प्रश्नावली से प्रश्न है। 15 श्रमिक किसी कार्य को 48 घंटे में पूरा करते हैं, उसी कार्य को 20 घंटे में पूरा करने के लिए कितने श्रमिकों की आवश्यकता होगी। एक काम को 15 श्रमिक है वो 48 घंटे में पूरा कर देते हैं। तो एक तरफ तो हमें दे रखे हैं श्रमिक और एक तरफ हमें दे रखा है समय। श्रमिक को लिख देंगे x से और समय को लिख देंगे y से। श्रमिक, पहले हमें श्रमिक दे रखे हैं 15 और कितने समय में पूरा करते हैं 48 घंटे में। बाद में हमें दे रखा है उसी कार्य को 20 घंटे में पूरा करने के लिए, यानी कि समय तो हमें दे रखा है 20 और कितने श्रमिकों की आवश्यकता होगी, श्रमिकों की संख्या हमसे पूछी गई है। तो श्रमिकों का पहला मान, ये x का पहला मान हो गया x1, x का दूसरा मान हमें ज्ञात करना है। समय y का पहला मान y1, y का दूसरा मान y2। अब अनुपात और व्युत्क्रमानुपात दो होते हैं, समानुपात और व्युत्क्रमानुपात। समानुपात क्या होता है, जब एक राशि को बढ़ाने पर दूसरी राशि बढ़ती है तब तो वहां पे समानुपात होता है, और अगर एक राशि को बढ़ाने पर दूसरी राशि घटती है
और एक राशि को घटाने पर दूसरी राशि बढ़ती है, तब वहाँ पे व्युत्क्रम अनुपात या प्रतिलोम अनुपात होता है। अब यदि हम श्रमिकों की संख्या कम करेंगे तो लगने वाला समय वो बढ़ेगा। जैसे कि अगर एक खेत में 2 व्यक्ति काम कर रहे हैं तो वो उस काम को जल्दी करेंगे, अगर 4 व्यक्ति काम कर रहे हैं तो और ज़्यादा जल्दी करेंगे, और अगर एक व्यक्ति काम कर रहा हो तो उसे ज़्यादा समय लगेगा। तो यहाँ पे एक वस्तु को बढ़ाने पर दूसरी वस्तु घट रही है, अगर श्रमिकों की संख्या बढ़ाएंगे समय कम लगेगा, श्रमिक कम होंगे तो समय ज़्यादा लगेगा, तो यहाँ पे प्रतिलोम अनुपात होगा। और प्रतिलोम अनुपात का सूत्र होता है x1 y1 बराबर x2 गुणा y2। जो मान दे रखे हैं वो मान लिख देंगे। x1 का मान है 15 गुणा y1 का मान है 48 बराबर x2 का मान हमें ज्ञात करना है, श्रमिकों की संख्या, और गुणा में y2 का मान दे रखा है 20। यहाँ से हमें x2 का मान ज्ञात करना है, तो x2 को दाईं तरफ रखते हैं, बाईं तरफ हमें दे रखा है 15 गुणा 48, दाईं तरफ गुणा में 20 दे रखा है, तो ये दूसरी तरफ भाग में आ जाएगा। जब कोई संख्या एक तरफ गुणा में दे रखी है तो दूसरी तरफ भाग में आती है, ऊपर और नीचे की संख्याओं में भाग दे देंगे। या फिर हम ऑप्शन देख लेते हैं कि हमें ऑप्शन इसी रूप में दे रखा है 15 गुणा 48/20, ये सही हो जाएगा अपने 3 नंबर ऑप्शन, क्योंकि संख्याएं गुणा के लिए क्रम विनिमय होती हैं। तो 15 गुणा 48 को हम लिख सकते हैं 48 गुणा 15 और भाग में 20। आगे 90 नंबर प्रश्न, 2000 की घात 0 का मान है, तो किसी भी संख्या की घात अगर 0 दे रखी हो तो उसका मान हमेशा होता है 1, ऑप्शन नंबर 4।